आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो एक कंप्यूटर का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर होता है और बिना इसकी अनुमति के कंप्यूटर कोई भी कार्य संपादित नहीं करता। बिना इसके कंप्यूटर में कुछ भी संभव नहीं है। चलो इसी के बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इसको छोटे नाम से ज़्यादातर लोग ओएस भी बोलते हैं। इसको कंप्यूटर का दिल भी कहा जाता है। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय, जिसे दिल बोलते हैं, संपूर्ण शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन करता है और उस सर्कुलेशन से ही सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। शरीर को पोषण भी उसी से मिलता है, ऑक्सीजन का प्रभाव भी उसी से होता है, सारी क्रियाएं उसी से होती हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर का ओएस जो है वह सारे कार्य को संपादित करता है। छात्रों, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र मतलब आप, हम, कोई भी हो सकते हैं जो उस कंप्यूटर को उपयोग कर रहे हैं और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस जैसा काम करता है। मतलब उन दोनों के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। यूज़र एप्लीकेशन के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम पर जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और एप्लीकेशन दोनों को मैनेज करता है। मान लीजिए हमें कोई प्रिंट आउट लेना है, तो हमने प्रिंट आउट का जो सॉफ्टवेयर है उस पर क्लिक किया और उस सॉफ्टवेयर को रिक्वेस्ट करने के बाद, क्लिक करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंटर पर जा कर के प्रिंटर से कार्य संपादित कराता है। बच्चों, आप लोग गेम खेलते हो, MS वर्ड, एडोब रीडर, VLC मीडिया प्लेयर, फ़ोटोशॉप जैसे तमाम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर रहते हैं। आप इन्हीं सभी कंप्यूटर्स सारे सॉफ्टवेयर पर काम करते हो, परंतु इन सॉफ्टवेयर को मैनेज कौन करता है? इन प्रोग्राम को जो मैनेज करता है वही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। छात्रों, यहाँ पर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम दिए हुए हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है। गूगल एंड्रॉयड ओएस, एक गूगल कंपनी का भी एंड्रॉयड ओएस है। ऐसे ही एप्पल आईफोन्स आप लोगों ने देखे होंगे, एप्पल का भी iOS आता है। एप्पल मैक ओएस है और लाइनेक्स, जो कि आपको सबसे सिक्योर प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। वैसे कंप्यूटर बहुत सारे काम करता है, लेकिन सबसे पहले जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब ऑपरेटिंग सिस्टम पहले मेन मेमोरी से रैम में लोड होता है। इसी क्रिया को हम बूट प्रोसेस कहते हैं और इसके बाद यूज़र सॉफ्टवेयर को कौन कौन से हार्डवेयर चाहिए वह सब एलोकेट करता है, उन सभी को निश्चित करता है। अब इनके बारे में डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब। मेमोरी मैनेजमेंट कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह प्राइमरी, सेकेंडरी मेमोरी को मैनेज करता है। मेन मेमोरी का मतलब रैम का बहुत ही बड़ा एरे के बाइट का है। छात्रों, इसके बाद आता है मेन मेमोरी का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन कितना होगा और कितना नहीं होगा, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोसेसिंग में भी कार्य करता है। किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी चाहिए, कितनी मेमोरी की आवश्यकता पड़ेगी उसको रन होने के लिए, इन सब का भी निर्णय ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जब प्रोसेसर मेमोरी मांगता है तब उसको मेमोरी ओएस ही देता है। जब प्रोसेस अपना काम ख़त्म कर लेता है तो ओएस वापस अपनी मेमोरी ले जाता है। मतलब कोई भी प्रोसेस अगर हम करते हैं तो उसका आउटपुट जो है वह ले जा कर के
मेमोरी में सेव करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या है कि प्रोसेस को प्रारंभ करना, प्रोसेस को संचालित करना और प्रोसेस को कब ख़त्म करना है, इन सभी चीज़ों को ऑपरेटिंग सिस्टम ही नियंत्रित करता है। आपके कंप्यूटर में साउंड ड्राइवर होते हैं, ब्लूटूथ ड्राइवर होते हैं, ग्राफिक्स ड्राइवर, वाईफाई ड्राइवर, अलग अलग तरीके के कई ड्राइवर्स होते हैं जो अपना अलग अलग इनपुट और अलग अलग आउटपुट लेते हैं, परंतु ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी ड्राइवर्स को कंट्रोल करता है। सभी कंप्यूटर डिवाइस को ट्रैक करता है और टास्क जो करता है, और उस प्रोग्राम का नाम इनपुट आउटपुट कंट्रोलर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में लगी हुई सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, किसको कब शुरू करना है, किसको कब ख़त्म करना है। अब हमने प्रिंट करने के लिए मान लीजिए कोई प्रिंट का ऑप्शन दिया है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको प्रिंटर तक लेकर के जाता है और प्रिंटर से कार्य संपादित कराता है। छात्रों, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फाइल मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा उदाहरण है। फाइल मैनेजमेंट में कंप्यूटर का ओएस जो है उसकी इंफॉर्मेशन की वह कहाँ रखा हुआ है और उसकी लोकेशन, उसके अंदर क्या रखा हुआ है, उसका स्टेटस की वह आपके कंप्यूटर में है या नहीं है, या वो कितने एमबी का है, कितना क्या है, वह सारी चीज़ों की जानकारी फाइल मैनेजमेंट के माध्यम से अपने पास रखता है। किसको कौन सा रिसोर्स मिलेगा, इस बात को भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही नियंत्रित करता है। रिसोर्स अलोकेशन मतलब अगर किसी को रिसोर्स दे रखा है और कार्य उसका संपादित हो गया, तो उससे वह जो रिसोर्स है उसको वापस लेने का भी काम आपका कंप्यूटर ही ओएस करता है। सिक्योरिटी, कंप्यूटर में सिक्योरिटी का काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। वह सब कंप्यूटर को लॉगिन करने से पहले ऑथेंटिकेट करता है। ऑथेंटिकेट करने के लिए पहले वह पासवर्ड और लॉगिन आईडी मांगता है। अगर दोनों आपकी सही होती हैं तभी आप कंप्यूटर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर हमारा ओएस हमारे कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को भी देखता है और सिस्टम को इम्प्रूव करता है। ओएस एक सर्विस देने में कितना समय लगाता है, यह रिकॉर्ड करके रखता है। नेक्स्ट, एरर बताना। ये कंप्यूटर में अगर कोई एरर आ रही है तो उसको भी बताता है और रिकवरी करने का भी प्रयास करता है। छात्रों, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर जैसे टास्क असाइन करता है। ये सब अपना अलग अलग कार्य करते हैं। इन सबको यूज करते वक्त यूज़र भी अपनी अलग अलग डिमांड रखते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह सॉफ्टवेयर और यूज़र के बीच तालमेल बना करके रखता है। यूज़र और सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बायोस में स्टोर होके रहता है, बल्कि बाकी सब एप्लीकेशन को भी यूज़र फ्रेंडली बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे प्रोग्रामों के कलेक्शन होते हैं जो कि दूसरे प्रोग्रामों को चलाता है। यह इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है। ये किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराता है, उसको कंट्रोल करता है, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है और ऑपरेट करता है। प्रोसेस शेड्यूलिंग का मतलब प्रोसेस एलोकेट मतलब प्रोसेसर को प्रोसेस करने के लिए बोलता है, और जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो उसके आउटपुट को ले जाकर के मेन मेमोरी में रखता है। सिस्टम में हो रहे एरर्स और ख़तरों के बारे में अवगत कराता है। यूज़र और कंप्यूटर प्रोग्राम्स के बीच अच्छा तालमेल स्थापित रखता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरे नंबर पर सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर नंबर 3 पर आता है मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 4 नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। छात्रों, एक एक करके इनके बारे में अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। बच्चों, ये बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें मान लीजिए 2 टास्क करने हैं, तो वो पहले एक टास्क करेगा, फिर बाद में दूसरे टास्क को करेगा। परंतु अगर पहले टाइप के ही 2 या 3 और टास्क आ गए तो पहले वो एक टाइप के ही सारे टास्क को निपटाएगा, फिर उसके बाद दूसरों को करेगा। जैसे कि अगर कोई फोर्ट्रॉन और कोबोल दोनों के प्रोग्राम रन करा रहा है तो वह बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, चूँकि कोई भी प्रोग्राम रन कराने के लिए उसे उससे संबंधित फाइल रैम में पहले लोड करनी पड़ती है। अब चूँकि फोर्ट्रॉन के प्रोग्राम रन हो रहे हैं तो वो सारे प्रोग्राम जितने भी आपने दे रखे हैं फोर्ट्रॉन के ही कंप्लीट करेगा, उसके बाद दूसरों को मौका देगा। अब जब कोबोल का करना शुरू कर देगा तो वो पहले कोबोल के ही सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद दूसरों पर जाएगा। छात्रों, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक नेटवर्क पर विभिन्न स्वतंत्र कंप्यूटर जिसकी अपनी स्थानीय मेमोरी, हार्डवेयर और ओएस है, एक एकल उपयोगकर्ता के लिए संचालन और प्रसंस्करण करने में स्वयं सक्षम होता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारे सिस्टम्स होते हैं जो एक नेटवर्क के रूप में काम करते हैं। इसमें सारे सिस्टम्स एक शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क के जरिए आपस में जुड़े रहते हैं और मिलकर काम करते हैं। साथ ही प्रत्येक सिस्टम के पास अपना सीपीयू, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और बाकी सारे रिसोर्स होते हैं। इसलिए प्रत्येक सिस्टम इंडिविजुअल काम कर सकता है। अगला टॉपिक है इसमें कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का आप एक उदाहरण समझ लीजिए। घर में मान लीजिए एक साइकिल है और वह साइकिल घर में चलाने वाले 4 लोग हैं। चारों लोगों को अलग अलग समय पर वह एलोकेट कर रखी है कि आप 3 से 4 चलाएंगे, 4 से 5 चलाएगा। परंतु अगर ऐसा हो जाए कि 3 से 4 चलाने वाला 4 से 5 साइकिल मांगे तो उसको साइकिल नहीं मिलेगी, और 3 से 4 वाला अगर साइकिल का उपयोग नहीं करता है तब भी वह साइकिल किसी और को नहीं मिलेगी। इसी प्रकार अगर हमारा सीपीयू है और उसमें यूज़र 1 को टाइम एलोकेट कर रखा है, अगर वह उस टाइम कोई दूसरा यूज़र उस पर काम करना चाहे तो नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो सीपीयू या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। भले ही कंप्यूटर का जो यूज़र है उसको जो टाइम दे रखा है, अगर उस टाइम में वो खाली भी बैठा है फिर भी दूसरा यूज़र उस पर काम नहीं कर सकता। छात्रों, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत तेज़ होते हैं और जल्दी से जल्दी रिस्पांस देते हैं। इन सिस्टम को ऐसे माहौल में प्रयोग लाया जाता है जहां बड़ी संख्या में बाहरी घटनाओं को एक छोटे समय में स्वीकार करके और बहुत कम समय में प्रोसेस करना अनिवार्य होता है, जैसे कि न्यूज़ चैनल्स में आप लोग देखते हैं। छात्रों, मुझे उम्मीद है इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।